दोस्तों नमस्कार। लगता है केजरीवाल साहब के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। हाई कोर्ट ने संजय सिंह की बेल की सुनवाई के समय जिन मुद्दों को कहा और जिसके आधार पे संजय सिंह की बेल को डिनाई किया गया, अगर हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं तो लगता है केजरीवाल साहब को भी बेल नहीं मिलेगी। अब ये किस आधार पे ऐसा होगा, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। जब से दिल्ली कोर्ट ने ये कहा है, राउस एवेन्यू कोर्ट ने ये कहा है कि केजरीवाल साहब 17 तारीख को स्वयं कोर्ट में उपस्थित हों, तब से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कुछ स्टेटमेंट देने शुरू कर दी हैं। शायद ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि केजरीवाल साहब बेगुनाह हैं। क्या आधार है, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आदेश आए हैं, उसके मद्देनजर जो आम आदमी के प्रवक्ता शोर मचा रहे हैं, जो अपनी दलीलें दे रहे हैं, क्या उनका कोई औचित्य है? आज की चर्चा में हम इसकी बात करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और आखिर तक सुनिए, क्योंकि मैं आपके सामने सारे तथ्य और जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो एक एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और उस आधार पे फिर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि शायद केजरीवाल साहब अरेस्ट भी होंगे और उनको बेल भी नहीं मिलेगी। और जो आधार दिया जा रहा है उसका भी कोई लॉजिक नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपने देखा होगा 3 मुद्दों पे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये केस फर्जी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये केस फर्जी होता तो देश के सबसे बड़े वकीलों को हायर करके टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए की फीस उनको देने के बाद भी अगर वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेल नहीं दिला पा रहे हैं और कोर्ट भी शायद इस मामले में उनकी मदद नहीं कर रहा है, ये कह के कि जो एविडेंस हैं वो बताते हैं कि घपला हुआ है और जिन लोगों के लिए बेल मांगी जा रही है वो लोग उसमें सम्मिलित हैं, फिर ये कहना कि ये केस फर्जी है, सरकार जबरदस्ती तंग कर रही है, मुझे लगता है ये कोर्ट की अवमानना है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह ट्रीट होना चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी गवाह नहीं है। ये मुद्दा संजय सिंह की बेल एप्लीकेशन के समय भी आया। कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा मुद्दा आया कि कोई प्रूफ नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, सिर्फ लॉकर में एक झुंझुना मिला है और कुछ नहीं मिला। दूसरा मुद्दा, कोर्ट ने इस पे क्या कहा, मिलना जरूरी था या नहीं, किस तरह से उसको देखा जाएगा, कोर्ट ने इस पे अपने पूरे विचार रखे हैं, वो मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। और तीसरा मुद्दा आता है बार बार, ये केस फर्जी है, ये फंसाने की कोशिश है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है, वगैरह वगैरह। चौथा, केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के कन्वीनर हैं, उनको इलेक्शन से रोका जा रहा है, मतलब उनकी हैसियत देख के कोर्ट को और ईडी को बात करनी चाहिए। इस पे भी कोर्ट का संज्ञान है। ये 4 मुद्दे हैं जिनके आधार पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अपनी दलीलें दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपको समझने के लिए ये है कि ये दलीलें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी जा रही, ये दलीलें इनके वकीलों ने कोर्ट में भी दी हैं और कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया है। इसका मतलब कोई नया आर्ग्यूमेंट अभी आम आदमी पार्टी के पास नहीं है जिससे वो केजरीवाल साहब को बचा सके। पहला मुद्दा यह आता है कि साहब जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं ये पीएमएलए ने डरा धमका के लिया है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर बन गए हैं, जो गुनहगार भी हैं और अप्रूवर भी बने हैं, जिन्होंने एक्चुअली रिश्वत दी है, उन्होंने ईडी को पूरी कहानी बताई कि क्या घपला हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन किरदार थे, कब क्या हुआ। दोस्तों, करीब 14 किरदारों की लिस्ट मैंने बनाई है जिनका नाम दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में आया है जब संजय सिंह की बेल डिनाई हुई। वो 14 लोग कौन थे उसकी लंबी लिस्ट है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। खरे का क्या रोल था वो आने वाले दिनों में मैं अलग अलग वीडियोस में उनकी चर्चा करूंगा। इसके अलावा जो संजय सिंह के वकील थे उन्होंने करीब 6 कानूनों के तहत
22 अलग अलग सेक्शंस का हवाला देते हुए अपनी, जिसे कहते हैं, इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश करी। हाईकोर्ट ने सबको सुना और उसके बाद वो सारी दलीलें खारिज हो गई। अब सवाल ये आता है कि क्या अप्रूवर की जो पीएमएलए का जो कानून कहता है, सेक्शन 50 में जब सम्मन दिया जाता है कि आप आके इंफॉर्मेशन दें, क्या उस इंफॉर्मेशन को कोर्ट ने फेस वैल्यू पे लिया? ऐसा नहीं है। कोर्ट ने इस बात को देखा कि ये सिर्फ सेक्शन 50 जो पीएमएलए का कानून है उसके तहत ही स्टेटमेंट नहीं है, जो सीआरपीसी का सेक्शन 164 है, जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया जाता है, ये उससे संबंधित भी है। और मजिस्ट्रेट ने अपने व्याख्यान में बहुत क्लियरली कहा है कि मैंने 15 मिनट तक जो दिनेश अरोड़ा हैं इनको ये कहा कि आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा, अगर आप पे कोई दबाव है तो बताइए, किसी भी तरह की परेशानी है तो बताइए, आपके पास पूरा टाइम है, क्योंकि आपका बयान आपके खिलाफ भी जा सकता है। पूरी जब सेटिस्फैक्शन हो गया मजिस्ट्रेट को, उसके बाद उन्होंने लिखा कि अब मैं इस बात से सेटिस्फाई हूं कि किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, अब मैं दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये पूरा स्टेटमेंट, ये पूरा वक्तव्य मजिस्ट्रेट का है। तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 50 में जो पीएमएलए ने स्टेटमेंट लिया, अगर उस पर मुझे डाउट होता तो बात अलग थी, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 के तहत जो बयान दिया दिनेश अरोड़ा ने, हमें उसका भी संज्ञान लेना होगा। और ये बात बहुत क्लियरली उसमें कह दी गई है। उसके साथ साथ जो बातें दिनेश अरोड़ा ने कही, उसको कोर्ट ने जब कोरोबोरेट किया रमन चावला जो एक और व्यक्ति हैं उनके साथ, कि जो दिनेश अरोड़ा ने कहा वो सही है, क्योंकि रमन चावला ने जाके सर्वेश मिश्रा को 1 करोड़ रुपए दिए थे संजय सिंह के घर पे। जब ये बात ईडी ने टेलीकॉम फुटप्रिंट से पता करी कि ये इस समय, ये लोग उस समय जो कार्रवाई हुई थी, जिस समय पेमेंट दिया जा रहा था, ये लोग कहां थे, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो जो मोबाइल टावर्स थे उनसे पता लगा कि दोनों उसी टावर की जद में थे और संजय सिंह के घर में थे। इसका मतलब डिजिटल फुटप्रिंट, दिनेश अरोड़ा का वक्तव्य और रमन चावला का वक्तव्य और वह सर्वेश सिंह का प्रेजेंस और 1 करोड़ की डिलीवरी, ये सारे जो तथ्य हैं ये कोरोबरेट हो गए। अब ये कहना कि पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं था, ये केस फर्जी था, वगैरह वगैरह, तो जो आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो शोर मचा रहे हैं, हाई कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट का जवाब ये देके कहा कि हम इस फैक्ट्स को कंसिडर करते हैं। इसके अलावा एक और व्यक्ति जिन्होंने 1 करोड़ रुपए और पहुंचाए, वो थे हरिंदर सिंह नरूला, चंदन रेड्डी, और उन्होंने अभिषेक बोइनपल्ली के साथ कुल मिला के 4 करोड़ रुपए रिसीव किए थे और उन्होंने वो पैसा भी पहुंचाया था। इसके भी साक्ष्य मिल गए हैं। अब सवाल ये है कि पैसे का सोर्स तो पता लग गया, अब ये मुद्दा है कि पैसा गया कहां। जब ये कहा गया कि साहब पैसा रिकवर नहीं हुआ, तो इस पे जब रिकवरी की बात आती है तो सीधी सी बात है, कोर्ट ने ये कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मनी ट्रेल आसानी से स्टैब्लिश नहीं होगा, क्योंकि आज की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में, कोई भी आदमी रिश्वत कोई बैंक में नहीं लेगा, कोई डिजिटल पेमेंट से नहीं लेगा, कैश से लेगा। और कैश को कैसे ठिकाना लगाना है ये वही लोग जानते हैं जिन्होंने पैसा लिया। और ये मुद्दा चर्चा में आएगा जब ट्रायल्स होंगी, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जब उन लोगों से डिटेल में पूछताछ होगी। तो ये कहना कि कोई रिकवरी नहीं हुई, कोर्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा आपको पैसा मिल गया, देने वालों ने कबूल किया, प्रूफ मिल गए, एविडेंस मिल गए, डिजिटल फुटप्रिंट मिल गए, इसका मतलब आपको रिश्वत मिली। अब उस रिश्वत को आपने क्या किया वो अलग मुद्दा है। इसीलिए ये कहना कि रिकवरी नहीं हुई, इसका कोई इस स्टेज पे आधार नहीं है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कहा गया है कि जिस
जगह पे जिन लोगों ने जिस समय जितने पैसे दिए, उनके जब हमने एविडेंसेस एक साथ रखे तो वो कॉरोबोरेट कर गए। इसका मतलब कोर्ट ने इस बात को माना कि रिश्वत दी गई है। अब वो रिश्वत कहां गई, ये तो जिन लोगों को रिश्वत दी वो बताएंगे कि उन्होंने उस रिश्वत का क्या किया। तो ये कहना कि साहब रिकवरी नहीं हुई है, तो कोई रिश्वत वाला व्यक्ति या केजरीवाल अपने घर में तिजोरी में रख के तो पैसे नहीं बैठेंगे। संजय सिंह ने भी पैसे अपनी जेब में नहीं रखे होंगे। हो सकता है कि उससे सोना खरीद लिया हो, प्रॉपर्टी खरीद ली हो, या हवाला ट्रांजैक्शन करके देश के बाहर भेज दिया, या इलेक्शन फंडिंग में लगा दिया हो। ये तो अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है जो आने वाले समय में साफ आएगा। इसके बाद उनका ये कहना कि साहब जो भी आप काम कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो है वो इलॉजिकल है, क्योंकि केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर हैं, आप ये बता नहीं रहे कि उनको किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। तो कोर्ट का ये कहना है कि ये सब बातें कानून के हिसाब से बतानी जरूरी नहीं, क्योंकि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है। तो कोर्ट का कहना बहुत क्लियर है कि आप जो स्टेटमेंट है वो हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। आपकी ओपिनियन कुछ भी हो सकती है। क्या कानून में इस बात का प्रावधान है कि आपको बताना पड़ेगा? ऐसा कोई प्रावधान नहीं। यहां तक कि सेक्शन 19 में जब अरेस्ट किया जाता है तब भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इवन अरेस्ट के समय भी आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अरेस्ट क्यों किया गया है। कानून में यह लिखा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल। वो 2 घंटे भी हो सकते हैं, 24 घंटे भी हो सकते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट बार बार देना कि शायद ये केस में कुछ दम नहीं है, पैसे रिकवर नहीं हुए हैं, स्टेटमेंट वैलिड नहीं कहा जाता, हाई कोर्ट ने इन सब आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दे दिया है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जिस तरह से जो संजय सिंह की बेल रिजेक्ट हुई है और जिस आधार पे मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हुई है, क्योंकि उसमें मनीष सिसोदिया के केस में तो साफ सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि 338 करोड़ रुपए का घपला साफ नजर आ रहा है, और बाकी जो एविडेंसेस हैं वो भी लॉजिकल लग रहे हैं। अब सवाल ये है कि 17 तारीख को जब केजरीवाल साहब कोर्ट में अपीयर होंगे तो इनकी दलीलें क्या होंगी? क्या ये कहेंगे कि ये केस फर्जी है? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो एविडेंसेस देख के बेल रिजेक्ट करी हैं, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज देखे, उनको सच्चाई का पता नहीं लगा, वो कोर्ट के जजेस अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के एविडेंसेस से, और क्या जजेस ने पॉलिटिकल प्रेशर में आके बेल डिनाई करी। क्या केजरीवाल साहब के वकील ये बात कहेंगे कोर्ट में, या वो ये माफी मांगेंगे ये कह के कि हमसे गलती हो गई और हम जब भी ईडी बुलाएगा हम जाएंगे, और जब कोर्ट ये बोलेगा कि आपको ईडी के सामने जाना है और उसके बाद अगर केजरीवाल नहीं जाते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा, और उनके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि कोर्ट फिर अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकता है। तो दोस्तों, जो अभी तक तथ्य आम आदमी पार्टी के लोग बार बार शोर मचा के कह रहे थे कि इस केस में कुछ नहीं है, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट हाई कोर्ट में दिए गए, हाई कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उसी बेस पे संजय सिंह की बेल रिजेक्ट हुई है। उम्मीद है ये मुद्दा आपको क्लियर होता जा रहा होगा। मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूंगा जैसे जैसे कोर्ट्स प्रोसीडिंग है, क्योंकि 43 पेज का ये एक पूरा जजमेंट था। इसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द पढ़ने के बाद बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको ये चीज बताई है। आगे भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।